हेलो अरुण, कैसे हो आप? आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा जा रहा है। दिस इज प्रोफेसर हर्षेंद्र देवाडिगा वेलकमिंग ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ जेके शाह क्लासेस। हम लोग यहाँ पर मिले एक छोटे से एनालिसिस के लिए। जैसे आपका 2-3 दिन पहले लॉ का पेपर हुआ इंटर सीए का, तो इंटर सीए का लॉ का पेपर एनालिसिस के लिए हम मिले। एक छोटा सा वीडियो रहेगा, ठीक है। बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है कि सर मैंने ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है, तो वो क्लैरिफिकेशंस आपको दे देता हूँ। और सेकंड, एक बहुत ही अच्छी खबर, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं ये डिक्लेयर करने के लिए कि जो भी पूरा पेपर आया है वो हमारे जेकेएससी के नोट्स के अंदर से ही आया है, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। तो अगर आपने जेकेएससी नोट्स किया है, ठीक है, तो यूर वेल एंड गुड, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया। हाँ, क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए, थोड़े से एनालिसिस दिए गए हैं। ऑब्वियसली इंटर सीए का पेपर है, ओके, इसलिए थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, जो इसीलिए हम लोग पेपर एनालिसिस आज कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर एनालिसिस, विल कीप द वीडियो वेरी शॉर्ट, ओके, ठीक है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, और मैं आपको यहां पर एग्जैक्टली बताऊंगा भी कि कौन से पेज नंबर में पूरे कंटेंट से जेकेएससी के और जहां से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पढ़ते। द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। डिटेल्स दिए हैं। पेड अप शेयर कैपिटल ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. There is no change in the paid up share capital thereafter. It's fine. कंफ्यूज करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। The turnover is 2 crores. Good. तो पेड अप कैपिटल 50 लाख, टर्नओवर 2 करोड़, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इट इज फर्दर अंडरस्टूड दैट नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इज होल्डिंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो इससे मुझे पता चलता है कि बेटा स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का पेड अप कैपिटल 50 लाख है, ठीक है, जिसमें से बेटा नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने 20 लाख का कैपिटल पकड़ा, होल्ड किया, मतलब कहीं ना कहीं 40% है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी बेटा? नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड और स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये बन जाएंगी बेटा एसोसिएट कंपनी, है कि नहीं? होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं होगा, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी लिखे मोर देन 50% है कि नहीं? ठीक है। Smart Solutions Private Limited has filed its financial statement for the said year with the Register of Companies, excluding cash flow statement, within the prescribed timeline during the financial year 2021. ठीक है, सही है। तो इन्होंने बोला है कि Smart Solutions Private Limited ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल किया है, जैसे आपको पता है सेक्शन 137 में हमको फाइल करना होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, तो ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, चलेगा। तो हमें यहां से पता चलता है कि पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ये चलेगा विदाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट? उसी पे क्वेश्चंस बेस्ड है। द आरओसी हैज इश्यूड अ नोटिस टू स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एज इट हैज फेल्ड टू फाइल द कैश फ्लो स्टेटमेंट अलोंग विद द बैलेंस शीट एंड पीएनएल, ठीक है। आरओसी ने नोटिस इश्यू किया कि भैया आपने ऐसा कैसे कर दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट अटैच नहीं किया। यू आर एडवाइज्ड ऑन टू कमेंट ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, whether Smart Solutions Private Limited shall be deemed to be a small company whose significant equity shares are held by public company, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्या स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी है? अगर स्मॉल कंपनी है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हम लोग सेक्शन 129, ठीक है, रेड विद सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 पढ़ते हैं। सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोविजंस बताता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 डेफिनेशन बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 क्या बोलता है हमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, यस, ठीक है, और स्टेटमेंट इन चेंजेस ऑफ इक्विटी। लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस भी बताया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में। जो एक्सेप्शंस हमें कहते हैं कि कुछ कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? ठीक है। अब वो कौन सी कंपनी है बेटा? ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी और एक स्टार्टअप कंपनी, है कि नहीं? तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि क्या स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक स्मॉल कंपनी है? आंसर इज बेटा हाँ, वो स्मॉल कंपनी है। क्यों? क्योंकि अगर बेटा आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 देखते हो
तो स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है? स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है? स्मॉल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख है प्लस उसका टर्नओवर बेटा 2 करोड़ है, उससे ज्यादा नहीं। तो बेटा क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है? आंसर इज यस। लेकिन बेटा अगर आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में देखोगे तो आगे नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए थे जो बोलता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू होल्डिंग और अ सब्सिडरी कंपनी, है कि नहीं? ये एक पहला पॉइंट है। तो बेटा ये पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी जो इस कैपिटल और टर्नओवर के लिमिट में आती है, लेकिन अगर वो होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। तो मेरा क्वेश्चन है यहां पर कि क्या स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाइस सॉफ्टवेयर लिमिटेड की सब्सिडरी थी? आंसर इस नहीं, वो तो एसोसिएट है, हम लोग ने यहां पर ही देखा था। तो आंसर इस पहली चीज, ठीक है, क्या वो स्मॉल कंपनी? आंसर इस यस, वो स्मॉल कंपनी है। और सेकंड क्वेश्चन, क्या स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हैज डिफॉल्टेड इन फाइनेंशियल फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आंसर इज नो, दे हैव नॉट डिफॉल्टेड बिकॉज दैट कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी और उस कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 6 मार्क। और अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मैंने लिखा भी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये कौन से पार्ट से आया? अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है, और प्रिलिमिनरी से, क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 स्मॉल कंपनी का भी डेफिनेशन पूछा है और सेक्शन 129 सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 भी। अगर जेकेसी का पेज नंबर देखोगे, पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 155 में हमने कंटेंट्स दिए। तो पहला क्वेश्चन तो बुक से ही आया। वेरी गुड सर। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। बच्चों देखो, जो भी बड़ा क्वेश्चन है तो डरना नहीं कभी भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 भी देखिए क्या दिया है। द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड आर एस फॉलोस, ठीक है, बैलेंसेस दिया है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक, बैलेंसेस एज ऑन 30 सितंबर 2020, ठीक। चलिए 30 मार्च 2020 को नेटवर्थ था 100 करोड़, टर्नओवर था 500 करोड़, नेट प्रॉफिट था 1 करोड़। प्रोविजनल पे एज ऑन 30 सितंबर 2020 पे नेटवर्थ था 100 करोड़, टर्नओवर था 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट था 5 करोड़। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था। Explaining the provisions of Companies Act 2013, you are requested to examine whether ABC Limited is required to constitute Corporate Social Responsibility Committee. अब सबसे पहले तो बेटा CSR कमेटी उन कंपनीज को एप्लीकेबल होगा जिनको CSR एप्लीकेबल होगा। CSR मतलब बेटा सेक्शन 135। सेक्शन 135 कैसे एप्लीकेबल होता है बेटा? अगर आपके कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से, या तो टर्नओवर 1000 करोड़ है, या तो नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है कि नहीं? लेकिन बेटा ये तीनों चीजें, ठीक है, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, है कि नहीं? मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को अगर हम देखते हैं, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर ये सारी कैटेगरीज में से कोई भी एक कैटेगरी में आ गई हमारी कंपनी, तो इस साल हमें CSR अप्लाई हो जाएगा। तो हमेशा हमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है। तो बेटा इन्होंने क्या लिखा है कि वेदर, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया है, कि कंफ्यूज करने दिया। उन्होंने बोला है कि हमको क्या सेकेंड हाफ में एप्लीकेबल होगा। लॉ बोलता है कि आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन कंसीडरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो हमें ये वाले कोई भी पॉइंट्स देखने नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हमें सिर्फ इसे देखना है। तो हमें देखते क्या नेटवर्थ 500 करोड़ है? नहीं। क्या टर्नओवर 1000 करोड़ है? इल्ले। क्या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है? नहीं। तो बेटा हमारा आंसर है कि क्या CSR एप्लीकेबल होगा और CSR कमेटी बनानी पड़ेगी? आंसर इज नो। 3 मार्क के लिए। तो इसके लिए भी बेटा मैंने लिखा है 1B1 में अकाउंट्स एंड ऑडिट CSR वाला पार्ट था, ठीक है, राइट सेक्शन 135, ठीक है, और पेज नंबर 165 एंड 166 में पूरा डिस्क्लोजर्स दिए। तो सेकंड क्वेश्चन भी बुक से ही आया था। थर्ड देखते हैं। ASR लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। तो डिविडेंड वर्ड आया मतलब हमें डिविडेंड के लेसन तक जाना है। हेल्ड ऑन 31 दिसंबर 2020, ठीक है। द डिविडेंड वारंट टू मिस्टर ए, a shareholder, was posted on 2nd January 2021, ठीक है। Due to postal delay, Mr. A received the warrant on 5th February 2020, ठीक है, सही है, and encashed it subsequently. Can Mr. A initiate action against company for failure to distribute dividend within 30 days? ठीक है, चलिए अब बेटा ये क्वेश्चन है सेक्शन 127 का।
सेक्शन 127 हमें बोलता है कि डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हुआ तो कितने दिन के अंदर देना है बेटा, 30 डेज के अंदर। अगर 30 डेज के अंदर नहीं हुआ तो बेटा पनिशमेंट लगती है हमको, ठीक है, डायरेक्टर्स को पनिशमेंट लगती है, डायरेक्टर्स इन डिफॉल्ट, और कंपनी को भी पनिशमेंट लगती है, ठीक है। तो यहां पर ठीक है हमें देखना है कि क्या डिविडेंड 30 दिन के अंदर मिला है पर्सन को। डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ, 31 दिसंबर, ठीक है। कंपनी ने 22 जनवरी को पोस्ट किया, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट के डिले की वजह से वो मिला 5 फरवरी। तो मुझे बताओ क्या कंपनी की गलती थी, क्या कंपनी ने 30 डेज के अंदर डिस्पैच कर दिया था बाय पोस्ट? आंसर इज यस, ठीक है। तो क्या कंपनी डिफॉल्ट में होगी, क्या कंपनी को पनिशमेंट मिलेगी? आंसर इज नो, ठीक है। अब ये बेटा सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो ये आंसर नो होगा, सर क्या लॉ में लिखा? आंसर इज यस, लॉ में। अगर आप 127 के एक्सेप्शंस में देखते हो, लास्ट पॉइंट जो बोलता है कि अगर 30 डेज के अंदर डिविडेंड नहीं मिला बट द डिफॉल्ट इज नॉट ड्यू टू द कंपनी की वजह से नहीं, किसी और पार्टी की वजह से, या फिर डिफॉल्ट हुआ ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, तो वहां पर भी कंपनी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये सेक्शन 127 के एक्सेप्शंस का पॉइंट था। तो देखो यहां पर भी मैंने लिखा है डिक्लेरेशन डिविडेंड, रेट सेक्शन 127 एंड इट्स एक्सेप्शंस, ठीक है, पेज नंबर 152 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। पॉल अ माइनर परचेस्ड अ स्मार्टफोन ऑन क्रेडिट, उधार पे लिया, फ्रॉम अ मोबाइल डीलर ऑन द श्योरिटी गिवन बाय मिस्टर जैक अ मेजर, ठीक है। पॉल डिड नॉट पे फॉर द मोबाइल, ठीक है। द मोबाइल डीलर डिमांडेड द पेमेंट फ्रॉम मिस्टर जैक because the contract entered with Paul a minor is void. Mr. Jack argued that he is not liable to pay the amount since Paul principal is not liable. Whether the argument is correct under the Indian Contract Act 1872. ठीक। अब ये क्वेश्चन बेटा सेक्शन 126 पे है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे, ठीक है। अब अपने केस में बेटा, ठीक है, पॉल था, ठीक है, जो माइनर था ऑब्वियसली, उसने बेटा एक मोबाइल खरीदा था, ठीक है। तो पॉल को मैं बोल सकता हूं कि ये हमारा प्रिंसिपल डेटर। किससे खरीदा? ठीक है, एक मोबाइल डीलर से, ठीक है। तो उसने मोबाइल दिया, मोबाइल डीलर हुआ क्रेडिटर, ठीक है। और श्योरिटी कौन था बेटा? 3 पार्टीज होते हैं, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। श्योरिटी था जैक, ठीक है, जैक था अपना श्योरिटी। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, विल जैक बी लायबल, विल जैक बी लायबल फॉर द पेमेंट, ठीक है। अब जैक क्या हुआ कि पॉल ने पेमेंट नहीं दिया डेटर को, ठीक है, मोबाइल का पेमेंट नहीं दिया, तो डेटर क्या होता है, मोबाइल जिसने बेचा है वो जैक को पकड़ता है और बोलता है कि तू पैसा दे, तू श्योरिटी है। अब जैक का कहना है कि पॉल तो माइनर था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इसलिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी, श्योरिटी का भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड है। क्या वॉइड होगा या फिर जैक को पेमेंट करना पड़ेगा? आंसर बेटा जैक को पेमेंट करना पड़ेगा, जैक हैज टू पे। क्योंकि अगर हम लोग ने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ठीक से, तो हमको पता चल जाता है कि बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्राइपैट्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। 3 पार्टी होते हैं और 3 पार्टी में 3 कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पहला कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेटा डेटर और क्रेडिटर के बीच में, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, और एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है डेटर और श्योरिटी के बीच में कि अगर श्योरिटी ने पे किया तो डेटर भरपाई करके दे देगा बाद में। अब ये 3 इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो जस्ट बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्या? आंसर इज नो, बिकॉज जैक और मोबाइल जिसने बेचा क्रेडिटर उसका एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा उसकी वजह से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। वो हम लोग ने डिस्टिंग्विश में भी देखा था हमारे नोट्स में। तो आंसर इज नो, जैक हैज टू पे। What will be your answer if Jack and Paul both are minor? हाँ, अगर दोनों माइनर है तो बेटा जैक भी माइनर है, तो जैक और मोबाइल डीलर के बीच का भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वर्ड, बिकॉज जैक भी क्या है, माइनर है। तो आंसर हमारा डिफर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 4 मार्क के लिए। मैंने यहां पर भी लिख दिया है, देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन, राइट, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, लेकिन सेक्शन 126 बोलता है कि 3 कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इट्स अ ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट, तो जैक और मोबाइल डीलर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, ठीक है। पेज 276 पे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो पूरा सिंपल हो गया, आगे जाता है। मिस्टर ए साइंस हिज नेम ऑन अ ब्लैंक चेक with not negotiable crossing, okay,
which he gives to B with an authority to fill up the sum of rupees 3000 only. ठीक है, A ने क्या किया, A ने चेक दिया B को, ठीक है, और लिखा है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग. वेरी गुड. अभी बेटा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग मतलब सेक्शन 130 आता है. सेक्शन 130 क्या बोलता है हमें बेटा कि यहां पर बेटा सेक्शन 9 का थोड़ा सा वायलेशन होता है. वायलेशन नहीं बोल सकते, ठीक है, सेक्शन 9 यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता. अभी तुम बोलोगे सेक्शन 9 क्या है बेटा. सेक्शन 9 हमें बोलता है, ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में, कि होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स अ प्रॉपर टाइटल ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ ट्रांसफर, है ना. लेकिन सेक्शन 130 क्या बोलता है. सेक्शन 130 बोलता है कि इवन अ एचडीसी विल गेट अ प्रॉपर टाइटल, if the negotiable instrument has been negotiated by a proper owner. मतलब अगर प्रॉपर ओनर ने दिया है तो ही आपको प्रॉपर टाइटल मिलेगा. मतलब यहां पर एचडीसी का भी राइट्स एंड टाइटल विल डिपेंड अपॉन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर, है कि नहीं. तो वहां पर आगे चलो पढ़ते आगे. बट बी फिल्स इट फॉर रुपीज 5000. देखो ए ने कितने के लिए दिया था 3000, लेकिन बी ने क्या किया बेटा, लिख दिया उसमें 5000, तो गलत हो गया. एंड दैट एंडोर्स इट टू सी फॉर अ कंसिडरेशन. ठीक है, तो उसने सी को दिया और सी ने कुछ कंसिडरेशन दिया, तो सी बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स. ठीक है. Now, who takes it in good faith? Examine whether C is entitled to recover the full amount of the instrument from B or A as per the provisions of Negotiable Instrument Act 1881. तो बेटा मेरा क्वेश्चन है, क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स सी, ठीक है, पूरा अमाउंट 5000 का अमाउंट ए से रिकवर कर सकता है? आंसर इज नो, वो नहीं रिकवर कर सकता, बिकॉज ए ने कितना लिखा है 3000. तो बेटा वो ए से कितना रिकवर कर सकता है? सिर्फ 3000. हाँ, वो बी पे बेटा और 2000 के लिए सूट फाइल कर सकता है, बिकॉज उसने बी को कंसिडरेशन दिया था 5000 का. ठीक है, तो ए से ले लिया 3000 रुपए, तो बी से बाकी 2000 रुपए ले सकता है, लेकिन ए से सिर्फ 3000 ले सकता है. ये आंसर होता है. तो ये सेक्शन 130 के लिए. एम आई क्लियर विद दिस थिंग? ठीक है, तो ये 3 मार्क के लिए ना. आगे जाते हैं. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा एनालिसिस करना था हमको. आगे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग. मतलब सीधा दिमाग में आ जाने चाहिए सेक्शन 96, है कि नहीं? चलो 4 स्टेटमेंट दिए, बोले कि चारों स्टेटमेंट को एग्जामिन करो. ठीक है, सही है गलत है, यस या नो लिखना. ठीक है. The first AGM of a company shall be held within a period of 6 months from the closing of first financial year. हम लोग ने टाइमलाइंस दिया देखा था बेटा. ठीक है, फर्स्ट एजीएम कितने टाइम के अंदर होना चाहिए? 9 मंथ्स. ठीक है, तो ये होना चाहिए बेटा 6 के जगह 9 मंथ. तो ये बेटा गलत है. ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू. सही है, ये गलत है. आपको रीजंस के साथ लिखना होगा. The registrar may for special reason extend the time within which the first AGM shall be held. बेटा आपको एक्सटेंशन ऑफ AGM, अगर ड्यू डेट पे अगर AGM नहीं रख सकते तो आप ROC के पास जा सकते हो. ठीक है, यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द ROC फॉर एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट. और ROC भी आपको कितने महीने का देगा? 3 मंथ्स का. लेकिन बेटा वहां पर स्पेशली लिखा था ROC कभी भी फर्स्ट AGM के लिए नहीं देगा, सब्सिक्वेंट AGMs के लिए देता है, फर्स्ट AGMs के लिए नहीं देता. तो बेटा ये भी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बिकॉज ये फर्स्ट एजीएम की बात कर रहा है. सब्सिक्वेंट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर. यस, ठीक है, ये सही है. देयर शैल बी मैक्सिमम इंटरवल ऑफ 15 मंथ बिटवीन 2 एजीएम. यस, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये भी सही. तो पहले के 2 गलत, बाकी के 2 सही. 4 मार्क जे. आगे जाते हैं. ठीक है, बहुत बारीकी से पॉइंट पकड़ा है ICAI ने. ठीक है, जो लेकिन हमने लेक्चर्स में सारी चीजें कवर की थी. ठीक है, अच्छा ये कहां पर थे? ठीक है, देखो सेक्शन 96 पहले का 130, ये पेज 113 पे है. ठीक है, देखते हैं. अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? KSR लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, अनलिस्टेड है, फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा. पेड अप कैपिटल 45 करोड़, टर्नओवर 175 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक्स एज ऑन 3rd. ये देखो ये स्टेटमेंट है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया अपने को. लास्ट में जो स्टेटमेंट है वो सही दिखा है. आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक्स एज ऑन 3rd March 2021 रुपीज 105 करोड़, रुपीज 110 करोड़ लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक. ये कंफ्यूज करने दिया. एंड द आउटस्टैंडिंग बैलेंस
एज ऑन 31st March 2021 रुपीज 90 करोड़। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया, whether as per the provisions of Companies Act the company is required to appoint internal auditor। internal auditor मतलब सेक्शन 138, सेक्शन 138 क्या बोलता है, ठीक है, अगर एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, अगर उसको क्या उसे इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है, आंसर इज अगर उसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, और उसका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साल के किसी भी एक दिन भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दिया, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा जरूरी नहीं बेटा कि एज ऑन 31st मार्च ही देखा जाएगा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, रुपीज 100 करोड़ है, ठीक है। उसी तरीके से अगर उनका डिपॉजिट्स भी स्पेशल कैटेगरी ऑफ डेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बेटा रुपीज 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो फिर उनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। हमारे क्वेश्चन में देखो ना बेटा 3 मार्च को बेटा 105 करोड़ है, 100 करोड़ एक्सीड हुआ ना, भले वो लोग ने लिखा है 31 मार्च को 90 करोड़ है, तो जो बच्चे को ये पता नहीं रहेगा कि हमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखना है तो वो गलत लिख देगा 90 करोड़, कि वो देखेगा 90 करोड़ और बोलेगा इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा हमारा फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, क्या थर्ड कंडीशन फुलफिल हुआ? हाँ, चारों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हुआ तो आपको इंटरनल ऑडिटर रखना है, तो आंसर इज यस, ये कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा, यस, ठीक है। तो ये हमारे अकाउंट्स एंड ऑडिट सेक्शन 138 पेज 164 पे आ चुका है। आगे वाला क्वेश्चन बेटा, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अब जेकेसी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोग ऑडिट वाला, ये ऑडिट वाला पार्ट है और ऑडिट वाला पार्ट हम ऑडिट में लेते हैं, लेकिन एज ऑब्वियसली पेपर एनालिसिस है तो हमें आंसर तो देंगे, ठीक है। अब ये आंसर क्या है कि फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है गवर्नमेंट कंपनी में, बेटा इसके लिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 अप्लाई होता है, जो बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी में, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर C&AG अपॉइंट करेगा, अगर फेलियर हुआ तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, ठीक है, बोर्ड अपॉइंट करेगी, अगर फिर भी फेलियर हुआ तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर, ठीक है, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे इन EGM, ठीक है, और वो फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM तक बेटा वो ऐसा ऑडिटर अपॉइंट रहेगा, तो ये आंसर है फर्स्ट ऑडिटर का, ठीक है। आगे जाते हैं, चल अब सी वाला क्वेश्चन बच्चे लोग ने देखा रहेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, डर गए होंगे। मैंने आपको लेक्चर्स में ही बताया था बेटा जितना छोटा क्वेश्चन होगा तब जाके डर सकते थोड़ा सा, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन होगा तो डरने की जरूरत नहीं, पूरी डिटेल्स दे दी है उन्होंने, ठीक है, सिर्फ हमको पढ़ के एनालाइज करना है। देखिए, मिस्टर स्टीफन ओन्स अ चिकन फार्म नियर गुड़गांव, ठीक है, वेर ही ब्रीड देम एंड सेल्स एग्स एंड लाइव चिकन टू रिटेल शॉप्स इन गुड़गांव, ठीक, उसका बिजनेस है। मिस्टर फ्लेमिंग ऑल्सो ओन्स अ सिमिलर फार्म नियर गुड़गांव डूइंग द सेम बिजनेस, ठीक है, चाहिए। मिस्टर फ्लेमिंग हैड टू गो बैक इन हिज नेटिव प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 1 ईयर, ठीक है, फ्लेमिंग को अपने घर जाना होगा, याद आती है होगी घर वालों की। ही नीडेड मनी फॉर ट्रैवल सो ही हैड प्लेज्ड हिज फर्म टू मिस्टर स्टीफन फॉर 1 ईयर एंड विजिट ऑफ रुपीज 25 lakhs एंड वेंट अवे। तो बेटा क्या हुआ, ठीक है, स्टीफन ने, ठीक है, और यहां पर फ्लेमिंग ने, तो फ्लेमिंग ने क्या किया, ठीक है, अपना फॉर्म प्लेज कर दिया फॉर्म, और स्टीफन से 25 लाख रुपए लिए, ठीक है, तो प्लेज हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज आ जाता है, तो इससे मुझे पता चलता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, स्टीफन हो गया बेटा प्लेजी, ठीक है, फ्लेमिंग हो गया प्लेजर, है कि नहीं, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक ऑफ लाइव बर्ड्स ऑफ वेर 1 लाख एंड एक्स 10,000, ठीक है, तो जब बेटा फॉर्म दिया, ठीक है, तो फ्लेमिंग ने जब पूरा फॉर्म दिया, हैंडओवर कर दिया, तब बर्ड्स कितने थे फ्लेमिंग के पास 1 लाख और एक्स था 10,000, उसने बोला मैं 1 साल के बाद आऊंगा, पैसा चुका दूंगा, अपना पूरा बिजनेस वापस ले लूंगा, ठीक है। The condition was that when Fleming returns, he will repay the deposit and take possession of his farm with the live birds and eggs. After 1 year, Fleming came back and returned the deposit. At that time, यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जब बर्ड्स था ना वो 1,09,000 हो गया और एक्स बेटा 15,000 हो गया,
जब दिया था तो 1 लाख बर्ड्स था और 10,000 एक्स थे, अब हुआ 1,09,000 बर्ड्स और 15,000 एक्स, मतलब एक्रीशन हुआ, एडिशन हुआ है कि नहीं। स्टीफन अग्रीड टू रिटर्न 1 लाख लाइव बर्ड्स एंड 10,000 एक्स ओनली। ठीक है, यहाँ पर स्टीफन ने बोला कि आपने मुझे जब बिजनेस हैंड ओवर किया था तो 1 लाख एक बर्ड्स थे और 10,000 एक्स थे, तो मैं आपने मुझे 25 लाख वापस कर दिया, मैं उतना दे दूंगा। अब यहाँ पर फ्लेमिंग बोलता है नहीं, मुझे पूरा का पूरा 1,09,000 1,09,000 बर्ड्स चाहिए एंड 15,000 एक्स भी चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। स्टेट द ड्यूटीज ऑफ मिस्टर स्टीफन एज पॉन दैट इज प्लेजी एंड एडवाइस मिस्टर फ्लेमिंग अबाउट हिज राइट्स इन द गिवन केस। ठीक है, अब बेटा प्लेजर और प्लेजी, ठीक है, अगर ना बेटा ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो हमने बताया था कि प्लेज इज अ ब्रांच ऑफ बेलमेंट, इज अ स्पीसी ऑफ बेलमेंट, है कि नहीं। तो बेटा यहां पर अगर मैं प्लेज को बेलमेंट के तरीके से देखता हूं तो बेटा मुझे यहां पर पता चलता है फ्लेमिंग बेटा बेलर हो जाता है, ठीक है, और बेटा स्टेफी हो जाता है बेली, है कि नहीं। अगर मैं इस तरीके से कंसिडर करता हूं ना तो बेटा हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, क्यों पता है, सेक्शन 163 में, ठीक है, राइट्स ऑफ बेलर दिया है, राइट्स ऑफ बेलर, जहां पर ये बोला है बेलर को, ठीक है, बेलर हैज अ राइट टू टेक एनी वैल्यू एडिशन और एक्रीशन टू द गुड्स बेड, मतलब गुड्स में अगर वैल्यू एडिशन या एडिशन या एक्रीशन हुआ है तो वो बेलर का ही होता है। तो बेटा अगर मैं सेक्शन 163 देखता हूं, राइट्स ऑफ बेलर, जो बनता है ड्यूटीज ऑफ बेली, ठीक है, तो देखो यहां पर ड्यूटी ऑफ बेली स्टीफन का ड्यूटी है, ठीक है, और ये राइट है बेलर का कि स्टीफन का ड्यूटी बन जाता है कि बेली को पूरा का पूरा 1,09,000 बर्ड्स एज वेल एज 15,000 एक्स दे दे। तो बेलर और बेली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो आंसर बहुत सिंपल है। बच्चे शायद कंफ्यूज हो गए रहेंगे, प्लेजर और प्लेजी में तो ऐसा कुछ दिया नहीं था, लेकिन आपको याद करना था कि प्लेज इज अ ब्रांच ऑफ बेलमेंट, ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर आता। तो मैंने यहां पर भी लिखा, ठीक है, 2C इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट द राइट्स ऑफ बेलर विच बिकम्स ड्यूटी ऑफ बेली, ठीक है, अंडर सेक्शन 163 पेज 1278 पे दिया है। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर हर्षा डोनेटेड ₹50,000 टू एन एनजीओ बाय चेक फॉर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ वन चाइल्ड फॉर 1 ईयर, ठीक है, डोनेशन दिया। लेटर ऑन ही फाउंड दैट द एनजीओ वाज डूइंग फ्रॉड कर रहा था एंड डिड नॉट एंगेज इन फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज, तो हम क्यों पैसा दे, तो उसने क्या किया, he gave a stop payment order, stop payment मतलब countermanding payment, है कि नहीं। instruction to his banker and the check was not honored by the bank as per his instruction, सही है। NGOs has sent a demand notice and threatened to file a case against हर्षा कि आपका चेक बाउंस हुआ। तो बेटा ये डिसऑनर ऑफ चेक मतलब सेक्शन 138 का केस है, सेक्शन 130। तो क्वेश्चन है कि क्या 138 में केस फाइल किया जा सकता है कि नहीं। आंसर इज नो बेटा, क्यों, क्योंकि अगर सेक्शन 138 में बेटा कुछ कंडीशंस है, जिसमें से पहली कंडीशन है कि आप तब सूट फाइल कर सकते हो 138 के अंदर अगर आपको चेक मिला है फॉर कंसिडरेशन, दैट इज द चेक हैज बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन। मुझे बताओ कि यहां पर हर्षा ने कुछ कंसिडरेशन के अगेंस्ट चेक दिया या डोनेशन के थ्रू दिया था, ऐसा डोनेशन, तो क्या उसे कुछ मिला है, आंसर इज नो। तो बेटा ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती तो फिर सूट फाइल करने का जवाब क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है, तो इसीलिए द आंसर इज नो, ठीक है, द एनजीओ कैन नॉट फाइल सूट ऑन मिस्टर हर्षा। तो ये भी हमारे इसमें दिया है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिसऑनर ऑफ चेक, राइट सेक्शन 138 पेज 326 में पूरा आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अंडर सेक्शन 8, ठीक है, तो सेक्शन 8 का क्वेश्चन है, देख के पता चलता है। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट्स, ठीक है, with the object of promoting cricket by arranging introductory cricket courses at district level and friendly matches, ठीक है, मतलब उनका बिजनेस था, नॉट बिजनेस, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज थी प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट, सही। द क्लब हैज बीन अर्निंग सरप्लस डोनेशन सब्सक्रिप्शन बता रहा है। ऑफ लेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, ओके, एंड डिविडेंड वाज पेड टू इट्स मेंबर, यहां पर गलत कर दिया, ठीक है। अभी आपको पता है बेटा कि सेक्शन 8 कंपनी अगर बनना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, और लाइसेंस आपको इशू किया जाता है 3 कंडीशंस पे। पहला कंडीशन है, ठीक है, कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन है कि आप लोग का, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट्स होगा, ठीक है,
वो नॉन प्रॉफिट होगा, सही है, नॉन प्रॉफिट। सेकेंड कि कंपनी डिविडेंड नहीं देगी टू मेंबर्स, कंपनी विल नॉट गिव डिविडेंड टू मेंबर्स। एंड थर्ड, ठीक है, द कंपनी शैल नॉट अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी ऑब्वियसली, ठीक है, इसके लिए डिविडेंड नहीं देगी। अब इन्होंने क्या किया, डिविडेंड दे दिया, आगे क्या हुआ, मिस्टर कूल अ मेंबर decided to make complaint with the regulatory authority to curb the fraudulent activities by cancelling the license given to the company. उसने कंप्लेंट कर दिया। Is there any provision under the Companies Act 2013 to revoke the license? If so, state the provisions. ठीक है, तो बेटा अभी सेक्शन 8 हमें बोलता है, ठीक है, अगर कंप्लेंट फाइल करना है तो फाइल करो, और अगर कंप्लेंट फाइल हुआ तो बेटा रीजनल डायरेक्टर के पास फाइल करना पड़ेगा। किसके पास, रीजनल डायरेक्टर। अब बेटा रीजनल डायरेक्टर, ठीक है, लाइसेंस क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाँ जी, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। सेकंड, वेदर द कंपनी कैन बी वाउंड अप, और थर्ड, whether the state cricket club can be merged with Messrs School Net Private Limited, a company engaged in the business of networking। अभी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अच्छा है। सेकंड देखो, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये आरडी के प्रोविजंस में ही है। रीजनल डायरेक्टर लाइसेंस कैंसिल कर सकता है अगर उसे लग रहा है कि हाँ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हुई है, ठीक है, तो वो वाइंड अप भी कर सकता है, वाइंड अप भी कर सकता है, ठीक है। और बेटा उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, अमालगमेशन और मर्जर, ठीक है, ऑफ दिस कंपनी, मर्जर, ठीक है, ऑफ द कंपनी विद अनदर कंपनी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनदर कंपनी कैरिंग आउट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा मुझे बताओ कि नेट प्राइवेट, सॉरी, मेजर स्कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड क्या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स कर रही थी? नहीं, वो तो बेटा नेटवर्किंग बिजनेस में है, तो क्या उसके साथ मर्जर का ऑर्डर दे सकती है? आंसर इज नो, इसका नो। हमें क्लियर, समझा? तो ये आंसर। आगे जाते हैं, ठीक है। अब बेटा ये भी ऑडिट वाला ही है, जो हमारे ऑडिट वाले पोर्शन में नोट्स में होगा, लेकिन हाँ सब तो पढ़ाया गया है, ठीक है, हम पढ़ते हैं ऑब्वियसली पेपर एनालिसिस है तो आंसर तो देना ही है। AB and Associates, a firm of chartered accountants, was reappointed as auditors at the annual general meeting of X Limited on 30th September 2019. However, the board of directors recommended to remove them before the expiry of their term by passing a resolution in the board meeting. ठीक है, ये रिमूवल ऑफ ऑडिटर का है, ठीक है। तो बोर्ड ने बोर्ड मीटिंग पास किया 31 मार्च 2020 को और बोला कि निकालना है। Subsequently, having given consideration to the board recommendation, AB and Associates were removed at the general meeting held on 25th May 2020 by passing a special resolution subject to approval of the central government. ठीक है, अभी explain the provisions for removal of second and subsequent auditors, examining the validity of removal of AB and Associate by X Limited under the provisions of Companies Act. तो क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, कि रिमूवल ऑफ ऑडिटर का है, तो सेक्शन 140 अप्लाई होता है, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, जो बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिस दिन रेजोल्यूशन पास करके लिए रिमूव किया उसके 30 डेज के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना है कि हम ये ऑडिटर को ये रीजंस की वजह से निकाल रहे हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, ऑर्डर दे दिया, उसके बाद, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, और रिमूव करना है। लेकिन ये स्पेशल रेजोल्यूशन बेटा विद इन 60 डेज, ठीक है, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आने के 60 डेज के अंदर बेटा आपको एसआर पास करना, मतलब सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पहले हम लोग ने क्या किया, हमने एसआर पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर जा रहे हैं अप्रूवल के लिए। तो बेटा ये सही किया या गलत किया? ये गलत किया है, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, क्योंकि पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना है, उसके 60 डेज के अंदर बेटा आपको एक जनरल मीटिंग रखनी है और उस जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और फिर ऑडिटर रिमूव हो सकता है। सो द प्रोसीजर फॉलोड बाय द कंपनी इज नॉट वैलिड इन लॉ, ठीक है, ये 5 मार्क का। आगे जाते, एग्जामिनिंग द फॉलोइंग केसेस विद रिस्पेक्ट टू द वैलिडिटी, ठीक है, चलिए सही है। अबीला हमको देखना है स्टेटमेंट सही है गलत है। A bill of exchange is drawn mentioning expressly payable on demand, मतलब बेटा ये सीधा यहां से पता चलता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पेबल ऑन डिमांड है। The bill will be at maturity for payment on 4th January 2021
इफ प्रेजेंटेड ऑन 1st जनवरी 2021, मतलब प्रेजेंट किया 1st जनवरी 2021 को और पेमेंट होगा 4th जनवरी 2021। सर मतलब ये कितने दिन के बाद पेमेंट होगा? 3 डेज। तो ये 3 डेज है बेटा, हो गया ग्रेस पीरियड। तो मुझे बताओ डिमांड इंस्ट्रूमेंट पे कभी ग्रेस पीरियड मिलता है? आंसर इज नो। तो बेटा ये स्टेटमेंट इनवैलिड होगा, सिर्फ टाइम इंस्ट्रूमेंट पे आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। सेकंड क्वेश्चन, a holder gives the notice of a dishonor of a bill to all the parties except the acceptor. The drawer claims that he is discharged from his liability as holder fails to give notice of dishonor of the bill to all the parties. अब ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। A holder gives notice of dishonor, एक होल्डर ने क्या किया बेटा, ठीक है, एक नोटिस दिया डिसऑनर ऑफ बिल, ठीक। अब उसने क्या किया बेटा, समझो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे और बोला सी को पे कर, तो ए ड्रॉवर हो गया, बी ड्रॉवी हो गया, दैट इज एक्सेप्टर, और सी पेई हो गया। समझो सी ने इंडोर्स किया इंस्ट्रूमेंट डी को और डी ने इंडोर्स किया ई को, ई हो गया बेटा होल्डर। अब समझो ठीक है, बिल डिसऑनर हो जाता है, तो ई क्या करेगा? अगर आप लोग ठीक से देखते हो नोटिस ऑफ डिसऑनर के प्रोविजंस देखते हो, सेक्शन 93 से सेक्शन 95 तक वो प्रोविजंस है। अभी आप प्रोविजन देखते हो तो ये बोला जाता है प्रोविजन में कि अगर ई हैज टू फाइल अ सूट, ठीक है, ऑन प्रायर पार्टीज, ऑल द प्रायर पार्टीज आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, फर्स्ट ही हैज टू गिव नोटिस टू द पार्टीज। लेकिन बेटा सेक्शन 93 में स्पेसिफिकली लिखा है, ठीक है, नोटिस बेटा सब प्रायर पार्टीज को जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट टू द पर्सन, ठीक है, जो प्राइमरीली लायबल था, ठीक है, जो प्राइमरीली लायबल था, ठीक है। प्राइमरी लायबल का मतलब क्या बेटा, मुझे बताओ कि ई ड्यू डेट पे जाएगा बी के पास पेमेंट मांगे, ठीक है, तो बी ने पेमेंट नहीं किया इसलिए वो बाकी लोगों से पेमेंट मांगेगा, बाकी लोगों को बेटा उसको नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन बी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बी को तो पता है कि उसने डिसऑनर किया है, ए सी और डी को नहीं पता होगा। तो ये सेक्शन 93 बोलता है कि जो प्राइमरी लायबल पार्टी है, द पार्टी विच इज प्राइमरीली लायबल, उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सूट फाइल कर सकते हो। तो यहां पर ठीक है क्या किया, देखो, द ड्रॉवर क्लेम्स दैट ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी एज द होल्डर फेल्स टू गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल टू ऑल द प्रायर पार्टीज। अभी ध्यान दो, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, ठीक है, कि एक्सेप्ट द एक्सेप्टर, बी को नोटिस नहीं दिया है ना, तो इसीलिए ए क्या बोल रहा है कि सारे पार्टीज डिस्चार्ज हो गए कि बी को नोटिस नहीं दिया है, ठीक है, इसके लिए सारे पार्टीज लायबिलिटी नहीं लेंगे। ई ने गलत किया। मुझे बताओ सेक्शन 93 बोलता है कि ड्रॉवी को नोटिस देने की जरूरत नहीं, प्राइमरी पार्टी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ क्या मिस्टर ई ने सही किया? यस, मिस्टर ई ने सही किया। तो मुझे बताओ क्या ड्रॉवर जो क्लेम कर रहे हैं कि पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी, क्या वो डिस्चार्ज होंगी? नहीं, ठीक है, ए सी डी एज वेल एज बी आर लायबल। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? आगे जाते हैं, एक्सप्लेन। अच्छा, इसके लिए भी बेटा ठीक है, हमारा जो सेक्शन 8 का क्वेश्चन था, ठीक है, उसे राइट सेक्शन 8 एंड पावर्स ऑफ रीजनल डायरेक्टर पेज 12 पे था, ठीक है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 21 पे था, ठीक है, हैज नो ग्रेस पीरियड 317 पेज पे है, ठीक है, सेक्शन 93 जो अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया पेज 324 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जनरल ग्लॉसेस एक्ट पे है, जो बोलता है मीन्स एंड इंक्लूड्स, ठीक है, का मतलब क्या होता है? इन डेफिनेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स मतलब क्या? तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन दो तरीके होंगे, या तो इंक्लूसिव होंगे, ठीक है, या तो एग्जॉस्टिव होंगे। इंक्लूसिव डेफिनेशन हमेशा इंक्लूड से स्टार्ट होगा और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बेटा मीन से स्टार्ट होगा। तो ये आपको लिखना था कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन अगर होगा तो मीन से स्टार्ट होगा, इंक्लूसिव डेफिनेशन इंक्लूसिव से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देके भी बता सकते हैं, एग्जांपल भी हमने नोट्स में लिखे थे। तो देखिए जनरल ग्लॉसेस एक्ट राइट अबाउट इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव डेफिनेशन पेज 349 पे है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफर ऑफ बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय अ कंपनी शैल नॉट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफर ऑफ बायबैक, if any, and cooling period to make further issue of same kind of shares, including allotment of further shares, shall be a period of 1 year from the completion of buyback, subject to certain exception.
एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। अभी देखो यहाँ पर स्टेटमेंट उन्होंने उल्टा दिया है, यह सेक्शन 68 बाईबैक के प्रोविजंस का क्वेश्चन है। अगर मैं सेक्शन 68 को ठीक से पढ़ता हूं, ठीक है, तो सेक्शन 68 में क्या लिखा है, ठीक है, कि जब भी बाईबैक किया जाएगा, गैप बिटवीन टू बाईबैक, इन्होंने क्या दिया है 6 मंथ्स। बेटा एक्चुअली गलत है, गैप बिटवीन टू बाईबैक शुड बी 1 ईयर। और बेटा अगर आपने बाईबैक किया है, ठीक है, तो सेम क्लास ऑफ शेयर्स बाईबैक करने के बाद सेम क्लास ऑफ शेयर्स बेटा 6 मंथ्स तक नहीं आप इशू कर सकते, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। ठीक है, आप बोनस इशू कर सकते हो, ठीक है, आप ईसॉप कर सकते हो, स्वेट इक्विटी कर सकते हो, सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर सकते हो, वो सब देखा है हमने एक्सेप्शंस। ठीक है, लेकिन 6 मंथ्स तक कंसिडरिंग एक्सेप्शंस नहीं है, तो 6 मंथ्स तक आप क्या नहीं कर सकते, सेम क्लास ऑफ शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर ऐसा लिखा है कि आप 1 ईयर तक नहीं इशू कर सकते, तो ये लोग ने क्या किया है 1 ईयर और 6 मंथ्स को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो आपको पूरा प्रोविजन सही तरीके से लिखना है और ये बोलना है यहां पर गैप बिटवीन टू बायबैक शुड नॉट एक्सीड 1 ईयर। ठीक है, और सेम क्लास ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक 6 मंथ्स तक इशू नहीं कर सकते, ऐसा प्रोविजन 3 मार्क के लिए। ठीक है, तो ये कहां पर है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स बायबैक वाले प्रोविजंस में गिव रेफरेंस ऑफ सेक्शन 68, 75 एंड 76 पेज पे है। आगे देखते हैं, एबीसी लिमिटेड proposes to issue series of debentures frequently within a period of 1 year to raise the funds without undergoing the complicated exercise of issuing the prospectus every time of issuing new series of debentures। मतलब कंपनी ने पहले भी डिबेंचर इशू किया और अभी कंपनी को जिस दिन डिबेंचर इशू किया उसके 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर और एक सीरीज ऑफ डिबेंचर इशू करना है, लेकिन उनको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, सेबी का प्रोस्पेक्टस दो, फिर सेबी 21 डेज के लिए रुकेगा, फिर आरओसी के पास जाएगा, फिर आरओसी अप्रूवल देगा, फिर हम लोग को पब्लिक को इशू है, ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो आपको एडवाइस करना है क्या, एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल ऑफ एबीसी लिमिटेड हैविंग टेकन इनटू अकाउंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस डेल्ट विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको एडवाइस करना है कंपनी को कि क्या करना है। तो बेटा सेक्शन 31, ठीक है, आपको एडवाइस क्या करना है कि सेक्शन 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में बताता है। क्वेश्चन है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपने फाइल कर दिया आरओसी के पास तो 1 साल तक सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज आप इशू कर सकते हो विदाउट गोइंग फॉर इशू ऑफ न्यू प्रोस्पेक्टस, है कि नहीं, हमने पढ़ा था सेक्शन 31 में। तो बेटा ये सेक्शन 31 आपको एडवाइस करना है कि अगर कंपनी ने शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया था फर्स्ट क्लास ऑफ डिबेंचर्स के लिए बेटा, ठीक है, तो बेटा सेकंड क्लास ऑफ डिबेंचर्स के लिए भी शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे आप इशू कर सकते हो, नया प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना पड़ेगा आपको। तो ये आपको शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31, ठीक है, पेज 49 में मिल जाएगा। देखिए सब वो सारी चीजें नोट्स के अंदर से ही आई थी। आगे जाते हैं, क्या है, the promoters of Jayashree Spinning Mills Limited contributed in the shape of unsecured loan to the company in fulfillment of the margin money requirements stipulated by SIDCL for granting loan। ठीक है, in the light of the provisions of Companies Act 2013 and rules made thereunder, whether the unsecured loan will be regarded as deposits or not, what will be your answer in case the entire loan is obtained from SIDL is repaid। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ठीक है, कंपनी SIDCL, ठीक है, ये बैंक से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने गई, तो SIDCL ने बोला कि हम लोन देंगे, लेकिन पहला कंडीशन है कि अगर प्रोमोटर्स ने कुछ लोन दिया हो कंपनी को, तो प्रोमोटर ने क्या किया, एक अनसिक्योर्ड लोन दिया कंपनी को जस्ट बिकॉज SIDCL की कंडीशन फुलफिल हुई। तो ये क्वेश्चन आया कि प्रोमोटर ने जो लोन दिया है, ठीक है, क्या उसे डिपॉजिट माना जाएगा। तो बेटा ठीक है, ये क्वेश्चन है रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज सी, जो बोलता है क्या क्या चीजें डिपॉजिट नहीं होगी। अगर हम वो रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज सी को ठीक से पढ़े तो उसमें बताया गया है, ठीक है, कि अगर प्रोमोटर ने, ठीक है, प्रोमोटर ने कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्टिपुलेशन फुलफिल करने के लिए अगर कोई लोन दिया है, ठीक है, तो डिपॉजिट माना नहीं जाएगा, इट विल नॉट बी डिपॉजिट। तो पहला तो ठीक है, वो डिपॉजिट नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट क्या, व्हाट विल बी योर आंसर इन केस द एंटायर लोन इज रीपेड। हाँ, अगर कंपनी ने SIDCL से जो लोन लिया था वो रीपे कर दिया, फिर भी और प्रोमोटर का लोन रीपे नहीं किया, फिर ये अनसिक्योर्ड लोन जो प्रोमोटर का होगा, क्या उसे हम डिपॉजिट मानेंगे, आंसर इज यस, फिर उसे डिपॉजिट माना जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस?
समझा, आफ्टर द लोन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपेड एंड देन टू द प्रोमोटर्स लोन इज नॉट रिपेड, देन यस दैट विल बी कॉल्ड एज डिपॉजिट। ठीक है, चलिए अब बेटा सी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी था, सेकंड वाला बहुत इजी था। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या था? ठीक है, उसके पहले बेटा प्रोमोटर का क्वेश्चन डिपॉजिट से आया था, लिखा हमने मेंशन रूल 21C प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन पेज 92 पे। आगे जाती है, एग्जामिन द वैलिडिटी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द जनरल क्लॉसेस एक्ट। सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसीज कवरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी हैव बीन हेल्ड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेटा क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो इंश्योरेंस पॉलिसीज ली है क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी? तो बेटा इसका आंसर बेटा सेक्शन 3 सबसेक्शन 36 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 के बेसिस पे होगा। अगर हम बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देखते तो इंक्लूसिव डेफिनेशन जो बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ, थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू अर्थ, बेनिफिट्स आउट ऑफ लैंड, है कि ये सब डेफिनेशन है। तो वापस बताता हूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ एंड थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू थिंग्स अटैच टू अर्थ, है कि नहीं? तो बेटा जो थिंग्स, अगर सेकेंड पॉइंट देखो बेनिफिट्स आउट ऑफ लैंड, बेटा ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना इसे मैं कंसिडर करूंगा बेनिफिट आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर ये बेनिफिट कैसे होगा? ये बहुत सिंपल है, देखो ना बच्चों, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मशीनरी पे, ठीक है, कोई इंश्योरेंस लिया, प्रीमियम तो छोटा होगा, लेकिन अगर वो मशीनरी को कुछ डैमेज हो जाता है तो पूरा का पूरा पैसा, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। तो प्रीमियम छोटा है लेकिन पैसा ज्यादा आ जाए तो बेनिफिट है कि नहीं बेटा? ठीक है, इस तरीके से वो लोग ने कंसिडर किया। तो इसलिए बेटा इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी हेल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, यस इट विल बी हेल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड, द वर्ड बुलॉक्स कुड बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड काउस। सही है बेटा, बुलक्स अगर लिखा है किसी स्टेटमेंट में, ठीक है, तो हम उसको में काउस को भी इंक्लूड करेंगे। आंसर इज यस, बिकॉज बेटा सेक्शन 13 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है कि अगर मस्कुलिन जेंडर पे कोई लॉ बना है तो फेमिनिन जेंडर भी इंक्लूड होगा, ही इंक्लूड्स शी। तो आंसर यस सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो देखो जनरल क्लॉजेस एक्ट में मेंशन सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 36 जो इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशंस बताती है। ठीक है, पेज 352। नेक्स्ट इसमें मेंशन सेक्शन 13 ही इंक्लूड्स शी, ठीक है, पेज 355 पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेदर फॉरेन डिसीजंस कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रोइंग इंडियन स्टैट्यूट। फॉरेन डिसीजंस, फॉरेन कोर्ट्स की फॉरेन डिसीजंस को की हेल्प लेके हम इंडियन लॉ को समझ सकते हैं। आंसर इज यस बेटा, ये आंसर है स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में बेटा फॉरेन डिसीजंस है, हम लोग फॉरेन डिसीजंस की मदद लेके, ठीक है, इंडियन लॉ को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं जो दिया गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है, आपको हमारे जेकेएससी के बुक में एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पेज 378 पे मिल जाएगा। आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Examine the validity of the following different decisions or proposals regarding change of office by A Limited. A Limited ने अपना ऑफिस चेंज किया है और ये सारी चीजें की, हमको सिर्फ एग्जामिन करना है कि सही किया है या गलत किया, एडवाइस करना है। लेंदी था पेपर, आई एक्सेप्ट, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल था। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम थाने लोकल लिमिट ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट to the other local limit of Mumbai district, both places falling within the jurisdiction of Registrar of Mumbai by passing a special resolution, but without approving the approval of regional director. ठीक है, without obtaining। बेटा ये सही किया कि गलत किया? आंसर इज यस, सही है, क्योंकि बेटा अगर आप सेक्शन 12 पढ़ते हो, सेक्शन 12 में बेटा शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है। अगर आप सेक्शन 12 पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि अगर विद इन द स्टेट, एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं विद इन द स्टेट, ठीक है, एंड विद इन द सेम जुरिडिक्शन ऑफ आरओसी, एक ही आरओसी के जुरिडिक्शन के अंडर, ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा? ठीक है, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, आपको एसआर पास करना है, लेकिन आपको रीजनल डायरेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, जो किया है वो सही है। नेक्स्ट, द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन मुंबई महाराष्ट्र विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ मुंबई महाराष्ट्र स्टेट, वेयर इज द कॉर्पोरेट ऑफिस इज सिचुएटेड इन पुणे। ठीक है,
within the jurisdiction of Registrar Pune. A Limited proposes to shift its corporate office from Pune to Mumbai under the authority of a board resolution. ठीक है, क्या सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन? अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में था, अब जा रहा है पुणे। ठीक है, तो बेटा आपको बताया था मैंने कि ऐसे दो स्टेट्स है जहां पर दो आरओसी, बाकी सारे स्टेट्स में एक ही आरओसी है। ठीक है, तो आप विद इन द स्टेट ही जा रहे हो, विद इन द स्टेट ही आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो, बट फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन ऑफ वन आरओसी टू अनदर आरओसी। एक है महाराष्ट्र और एक है तमिलनाडु। महाराष्ट्र में मुंबई आरओसी और पूना आरओसी, तमिलनाडु में कोयम्बतूर आरओसी और चेन्नई आरओसी, है ना। तो बेटा आप मुंबई आरओसी से जाके पूना आरओसी के अंडर जा रहे हो, है कि नहीं। तो आपको क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके जा सकते हो? नहीं, आपको तो बेटा बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी हैज टू मेक एन एप्लीकेशन टू आरडी। ठीक है, एप्लीकेशन देगी आरडी। बेटा आपको 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन मतलब अप्रूवल दे देती है कंपनी को। कंपनी क्या करेगा? ठीक है, कंपनी विल फाइल द एप्लीकेशन ऑर्डर टू आरओसी विद इन 60 डेज। ठीक है, और उसके बाद ठीक है कंपनी क्या करेगा? एसआर पास करेगा और अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करेगा। मतलब आरडी का अप्रूवल चाहिए आपको, रीजनल डायरेक्टर का। ठीक है, तो आपको ये प्रोसीजर लिखना था और यहाँ पर लिखना था कि सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से आप लोग रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट नहीं कर सकते फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन ऑफ वन आरओसी टू अनदर आरओसी विद इन द स्टेट। थर्ड, द रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड इन सर्टेन प्लेस ऑफ अ सिटी इज प्रोपोज्ड टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सिटी। तो मतलब विद इन द सिटी है बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। आंसर इज यस। सेक्शन 12 बोलता है कि विद इन द सिटी हुआ, विद इन द सिटी, टाउन, विलेज और डिस्ट्रिक्ट अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो सिर्फ आपको बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत है। सही है, आई होप ये सही समझा। ठीक है, आगे जाते हैं। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रिलिमिनरी पार्ट से था, डेफिनेशन वाले पार्ट से था। इसके ऊपर का अगर मैं आपको देखो बताओ तो इसके ऊपर क्वेश्चन सेक्शन 12 पे था। ठीक है, पेज 29 पे था। बेटा प्रिलिमिनरी पार्ट वाला ठीक है हमारे नोट्स में कवर्ड नहीं था, डेफिनेशन में था। हम लोग ने, मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशंस देख के चले जाओ, उसमें ऑफिसर्स एंड डिफॉल्ट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बताया था, एक्सप्लेन तो किया था। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं क्या है। जॉनसन लिमिटेड गोज फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ इट्स शेयर्स। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब। A default was committed with respect to allotment of shares by the officers। ठीक है, कुछ गलती हुई थी। There were no managing director, whole-time director or any other officer person designated by the board with the responsibility of complying with the provisions of the act. State who are the person considered as officers in default। ठीक है, मतलब इस एग्जाम्पल में ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट कौन होंगे? अब बेटा ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 60 पढ़ना है, उसमें दिया गया है और उसमें बेटा 7 क्लॉज दिए, क्लॉज 1 टू क्लॉज 7। ठीक है, तो इसमें बेटा इंटरप्रिटेशन 2 तरीके से होता है। सबसे पहला क्लॉज 1 टू 7 में क्या लिखा है? क्लॉज 1 में लिखा है बेटा होल टाइम डायरेक्टर विल बी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। फिर होता है 2 में लिखा है केएमपी की मैनेजर पर्सन। थर्ड में लिखा है कि डायरेक्टर जिनको अथॉरिटी दिया था वो काम करने के लिए वो डिफॉल्ट में होंगे। अगर कोई अथॉरिटी नहीं दिया किसी डायरेक्टर को तो ऑल द डायरेक्टर्स, तो पहले तो मैं लिख रहा हूँ ऑल द डायरेक्टर्स विल बी डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर भी देखो देयर वाज नो मैनेजिंग डायरेक्टर, नो होल टाइम डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोई ऑफिसर है 1 बिलो द बोर्ड, अगर उसको अथॉरिटी दिया है तो वो लायबल होगा। फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि अगर किसी पर्सन के कहने पर ठीक है बोर्ड काम करते तो वो लायबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट बोलता है कि जो पर्सन ठीक है जिसको देखरेख करनी थी उसको चार्ज किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो वो लायबल हो जाएगा। और 7 पॉइंट बोलता है कि शेयर ट्रांसफर एजेंट्स है नो। ठीक है, तो बेटा इससे मुझे पता चलता है कि इस कंपनी में कोई एमडी नहीं था, होल टाइम डायरेक्टर नहीं था, कोई अदर ऑफिसर नहीं था, ठीक है, जिसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की थी। तो बेटा अगर हम थर्ड क्लॉज देखते हैं तो थर्ड क्लॉज में दिया है कि अगर किसी को भी असाइन नहीं किए, ठीक है, तो बेटा ऑल द डायरेक्टर्स विल बी लायबल, ऑल द डायरेक्टर्स, ये मेरा इंटरप्रिटेशन बनता है। ठीक है, लेकिन बेटा ऑल डायरेक्टर्स में एक चीज याद रखना कि क्लैरिफिकेशन दिया था, ठीक है, आरओसी ने रिसेंटली, जो बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, ठीक है, वो उस उन्हीं चीज के लिए लायबल होंगे जहां पर वो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट थे या तो उनके नॉलेज के अंडर वो काम किया था। मतलब कि
अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या फिर एक कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, अगर वो जो भी गलत चीज हुई उस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, उन्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में, ठीक है, कि ये चीज गलत हो रही है, तो वो लायबल नहीं रहेंगे। तो भले ऑल डायरेक्टर्स है लेकिन ये दोनों लायबल नहीं रहेंगे, यह हमको लिखना है, ठीक है। तो 5 मार्क के लिए। लेकिन लेकिन सर अगर ये इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ठीक है, ऑल डायरेक्टर्स को हमको डेफिनेशन से छाट के निकालना था, तो अगर इतना कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आपको वो नहीं समझ रहे तो और वाला ऑप्शन था, अच्छा ऑप्शन था, ठीक है, जो कि इजी था कंपैरेटिवली, ठीक है। देखते हैं। मिस्टर लॉरेल, अ शेयर होल्डर इन हार्डली लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, डिजायर्स टू इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग, ठीक है, जनरल मीटिंग की मिनट्स को इंस्पेक्ट करना है, and to have copy of some resolutions in the light of the provisions of Companies Act, answer the following। मतलब मिस्टर लॉरेल शेयर होल्डर था और उसे क्या करना था, उसे मिनट्स की कॉपीज चाहिए थी प्लस मिनट्स इंस्पेक्ट भी करना था। तो क्या ये कर सकता है, कुछ स्टेटमेंट दिया, हमको सही या गलत लिखना है। वेदर ही कैन इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक, आंसर इज यस, एंड टू हैव कॉपीज ऑफ द मिनट्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आंसर तो मिनट्स बुक इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, कब कर सकता है, बिजनेस आवर्स में कर सकता है, और बिजनेस आवर्स में भी 2 आवर्स दिया जाता है, ठीक है, और इंस्पेक्शन बेटा फ्री होता है, इंस्पेक्शन इज फ्री, ठीक है। लेकिन बेटा सर क्या वो कॉपीज लेके जा सकते हैं फ्री? अब लॉ क्या बोलता है कि नहीं, कॉपीज के लिए बेटा पैसा लगता है, कॉपीज इज सब्जेक्ट टू कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट होता है बेटा, कॉस्ट विल बी द रेट एज मेंशन्ड बाय AOA, ठीक है, और ₹10 पर पेज, ठीक है, विच एवर इज लोअर एज। लेकिन 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 यहां पर एक एक्सेप्शन है बेटा, कि अगर कोई मेंबर, ठीक है, कॉपीज मांग रहा है मिनट्स की ऑफ जनरल मीटिंग पर्टेनिंग टू लास्ट 3 इयर्स, और वो भी कौन सी कॉपीज मांग रहा है बेटा, कॉपीज भी सॉफ्ट कॉपीज। तो अगर कोई मेंबर सॉफ्ट कॉपीज मांग रहा है ऑफ जनरल मीटिंग पर्टेनिंग टू लास्ट 3 इयर्स, तो वो उसको फ्री में दे सकते हो, ठीक है। तो लास्ट 3 इयर्स सॉफ्ट कॉपीज, ये कंडीशन है, तो फ्री में दो, वरना आपको सब्जेक्ट टू कॉस्ट पैसा लगेगा, फ्री नहीं होगा, फी लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए थे, वेदर ही कैन ऑथराइज हिज फ्रेंड टू इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक, मतलब कि उसने एक पावर ऑफ अटर्नी दी अपनी फ्रेंड को और बोला कि आप जाके इंस्पेक्ट करो, क्या उसका फ्रेंड इंस्पेक्ट कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 119 स्पेसिफिकली हमें बोलता है कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, ओनली मेंबर ही इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो किसी को भी ऑथराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए मेंशन सेक्शन 119 पेज 140 पे पूरा का पूरा कंटेंट दिया है हमने, ठीक है। आगे जाते हैं, सी पॉइंट, ये तो कट कॉपी पेस्ट नोट्स में जो एग्जांपल दिया है कट कॉपी पेस्ट है, देखते क्या है। ए रेंटेड इज हाउस टू बी ऑन लीज फॉर 3 years, the lease agreement is terminable on 3 months notice by either party. The son of A, being in need of separate house to live, served a notice on B without any authority to vacate the house within a month and requested his father A to ratify his action, whether it shall be valid for A to ratify the action as per the Indian Contract Act। बेटा ये Indian Contract Act सेक्शन 200 का प्रोविजन है, जो बोला है कि A ने, ठीक है, अपना हाउस बी को दिया रेंट पे, ठीक है, और ए और बी ने डिसाइड किया कि जब भी वैकेट करना है, ठीक है, तो 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा कि हमें घर छोड़ना है या फिर मैं चाहता हूं कि आप घर छोड़ के चले जाओ। अब क्या हुआ, ठीक है, ए का जो सन था सी, ठीक है, वो उसे घर की जरूरत थी, तो वो भाई साहब गया, ठीक है, बी के पास, और उसे बोला 1 महीने में तुम घर खाली करो, तो 1 महीने का नोटिस दिया। मुझे बताओ, इट वॉज द राइट ऑफ बी टू गेट 3 months नोटिस, बट इसने कितने महीने का नोटिस दिया, सी ने 1 महीने का। अब बेटा ये है प्रोविजन एजेंट बाय रैटिफिकेशन वाला, तो सी ए को बोलता है कि मैंने उसको 1 महीने का नोटिस दिया, आप बताओ कि हाँ सी मेरा एजेंट था, ठीक है, जो उसने किया वो मैंने किया, ठीक है, आपको 1 महीने के बाद घर खाली करना। तो क्वेश्चन है कि क्या ए रैटिफाई कर सकता है सी का एक्शन? सेक्शन 200 हमें बोलता है कि द लॉ डजंट अलाउ एनी रैटिफिकेशन विच गिव्स इंजरी टू थर्ड पार्टी की अगर राइट्स अफेक्ट होती है तो ऐसा रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है, जो सेक्शन 200 कहता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर रेटिफिकेशन हो सकता है? आंसर इज नो, ये सेक्शन 200 कहता है। देखिए राइट, सेक्शन 200 एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का था, पेज 286 में कट कॉपी पेस्ट, सब कुछ वैसा का वैसा।
ठीक है, एग्जाम्पल्स भी वैसे ही है। एंड द लास्ट, Ajit was supposed to submit an appeal to High Court of Kolkata on 30th March 2020, which was the last day on which such appeal could be submitted. Unfortunately, on the day High Court was closed. ठीक है, लास्ट दिन जिस दिन अपील करना था हाई कोर्ट बंद था ड्यू टू टोटल लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया ड्यू टू कोविड-19. एग्जामिन द रेमेडी अवेलेबल टू अजीत अंडर द प्रोविजंस ऑफ जनरल क्लॉसेस एक्ट. बेटा ये जनरल क्लॉसेस एक्ट का सेक्शन 10 का क्वेश्चन है. सेक्शन 10 क्या बोलता है कि जिस दिन भी पब्लिक ऑफिस या कोर्ट, ठीक है, के पास जाने का आपका लास्ट डे होगा और वो लास्ट डे वो पब्लिक ऑफिस या कोर्ट, ठीक है, क्लोज्ड होगा. ठीक है, तो आपके लिए जो लास्ट डे होगा, ठीक है, इन केस इट इज क्लोज, सो द लास्ट डे विल बी द नेक्स्ट वर्किंग डे. द नेक्स्ट वर्किंग डे. तो हमारे केस में, ठीक है, अजीत को अपील करना था, ठीक है, और अपील का डेट था 30th मार्च, लेकिन उस दिन बेटा कोर्ट क्या था, क्लोज था. ठीक है, तो उसके लिए लास्ट डे कौन सा होगा बेटा, अगर वो 30th मार्च को नहीं चाहता, ठीक है, तो चलेगा, आंसर इज यस. ठीक है, फॉर हिम द लास्ट डे वुड बी द, ठीक है, लास्ट डे वुड बी द नेक्स्ट वर्किंग डे. लास्ट डे वुड बी नेक्स्ट वर्किंग डे. जब भी कोर्ट खुलेगा वो लास्ट डे होगा. ठीक है, लास्ट डे फॉर अपील, जो हमारे सेक्शन 10 में दिया. मेंशन सेक्शन 10 कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, पेज 355. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पेपर खत्म होता है. ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर, अब थोड़ा सा एनालिसिस था. ठीक है, और मैंने आपको पेज नंबर के साथ बताया था, बता दिया कि जेकेएससी, ठीक है, जेके शाह क्लासेस के कौन से पेज नंबर से कौन से पॉइंट आए थे. तो पूरा का पूरा पेपर बेटा जेकेएससी के नोट से ही आया था. अगर आपने जेके शाह क्लासेस के नोट्स प्रॉपरली पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये पूरा पेपर आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स. थैंक यू.